नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनाने आई हूँ। जैसा कि आप लोग में से बहुतों को पता होगा, कथा सम्राट प्रेमचंद जी विश्व के उन प्रसिद्ध एवं विशिष्ट कथाकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं जिन्होंने समाज के सभी वर्गों, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, जमींदार, साहूकार आदि के जीवन और उनकी समस्याओं को यथार्थवादी धरातल पर बड़ी ही सीधी साधी शैली और सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए एक दिशा देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं, संपूर्ण भारत में आज भी पढ़ी, समझी और सराही जाती हैं। इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओं में भी उनकी चुनी हुई कहानियों का अनुवाद हो चुका है। प्रेमचंद जी की इस प्रासंगिकता के संदर्भ में प्रस्तुत है उनकी कुछ विशिष्ट कहानियों के संग्रह में से एक बहुत ही मार्मिक कहानी, जिसका टाइटल है प्रेम की होली। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ ये कहानी पढ़ के, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब हैं प्रेमचंद जी की बहुत सी कहानियाँ। और मेरा मानना है कि उस वक्त में भी जो कहानियाँ लिखी प्रेमचंद जी ने, वो आज के संदर्भ में भी मानव जीवन को छूती हैं। उनके लिए बहुत ही उनको लगता है कि ये हमारे आसपास की कहानी है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट और आप इसको सुने। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। प्रेम की होली। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी हुई दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते हुए कभी नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले बनाना उस पर नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी मजाक करती, पर वह विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उसकी सारी कथा कहती। पर एक विशेष प्रसंग बचा था, सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे भला कौन क्या मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थीं, उनकी ओर उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के उस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थीं, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई। सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ क्या? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया। वह पकवान बनाती रही, उसे उसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांवों के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार था। मैकू महतो ने भंग मंगवा रखी थी। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ सजाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पी कर चले गए। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह से हो ना बेटी? या चुहल करते, क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली पतली हो गई है? गंगिया हंस कर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था।
कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह न गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर लगा था। न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था। ठाकुर को यह सिद्ध कहाँ मिल गई। वे लोग विदा हुए, तब भी गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था ये दादा। मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है। गरीब सिंह बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा लगता है और वैसे ही मीठी बोली है। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह न थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ गए थे। गंगी पगिया लेते भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा, वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। वह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट सी होने लगी। क्या करे, कैसे रोके उसे। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी दौड़ी घर में आई और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगा बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप हाथ बंद हो जाते थे, मगर फिर चौंक कर पाथने लगी, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ कहा, सुना। क्या कहा यह वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर सन काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह कुछ बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार हो क्या। गरीब, नहीं तो दादा। मैकू, मुंह कुछ उतरा हुआ सा लगता है। क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए। गरीब, तुम्हारे जीते जी मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू, बाकी दे दी ना। गरीब, हाँ दादा, सब बेवाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, ठाकुर को कुछ पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चिलम भर लाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, आपके घर की तमाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो जाओ। गरीब, इतना बेअदब न बनाओ दादा। काका के सामने चिलम नहीं छुई तो मैं तुमको उन्हीं के जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मैकू का हृदय गदगद हो गया। गंगी हाथ में टोकरी
लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ही न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता है और कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को ला। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हाड़ी में देख। गंगा ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। वह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मैकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी सारी गृहस्थी, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा ने कुछ कहा नहीं भी तो नहीं। क्यों इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ा हुआ है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब तो बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। अम्मा, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी। बाप के ज़मीन के खाते थे और खेलते थे, अब तो गिरस्ती का जंजाल सर पर आग पड़ा है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा, तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया? क्यों इतनी चिंता करते हो? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वह वज्रपात हो गया। यह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से हाय। दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब की वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई, फिर गांव में फागन होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछा गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती तो कभी बाहर आती। भाभी से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आएंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आएंगे, सामने तो गांव है, आते होंगे तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी कि वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर दिखाई निगाहें दौड़ाई। कोई नहीं आता था। सहसा उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई थी। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो। तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा, कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, दूध पगली, होली सब जगह कल ही जल गई थी। गंगी, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख आई हूँ, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं देखूं, दिखा दूं। मैकू, अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली कि नहीं, तुम न जानते थे, तुम न मानते थे? मैकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो।
कोठार के गरीब सिंह गुजर गए, मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तब्ध सी खड़ी रह गई। कुछ खबर न रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मालूम हुआ कैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिंता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती है, पर हर साल उसी तरह भांग बनती है, हर साल उसी तरह फाग होता है, हर साल अबीर गुलाब उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई थी। ये एक बहुत मार्मिक स्टोरी है और आप लोगों को इसमें से कोई भी अगर ऐसे शब्द जो हैं उस समय जो प्रचलित थे अभी भी हैं, उनका अर्थ अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका क्या मीनिंग है। एंड होपफुली आपको ये कहानी पसंद आई हो मुंशी प्रेमचंद जी की। धन्यवाद।